हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सेज के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो पहले आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर जो आपका एग्जाम भी होने वाला है उसमें ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। तो आई होप अभी तक आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक हमने इस सीरीज में 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। सबसे पहला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसके 3 लेक्चर्स आए। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसके भी 3 लेक्चर्स आए। अभी जो हमारा ये तीसरा चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज है इसका लेक्चर नंबर 3। तो उन तीनों लेक्चर्स के थ्रू जो पहले 2 चैप्टर्स हो चुके हैं उनके जितने 3-3 लेक्चर्स हैं और जो इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, इनके थ्रू मेरा मेन एम ये था क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी थ्योरी भी रिवाइज होती चले। तो कहीं भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं पहले से, अगर पढ़ रखा है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में आप इन लेक्चर्स को देखिए तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपका रिवीजन में हेल्प भी करेंगे। अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ाई नहीं कर रखी है और आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पे इसके लिए डेडिकेटेड बैचेस चल रहे हैं। तो आप पेड बैचेस को चेक कर सकते हैं, जैसे कि यही एक बैच है बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसमें रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आपकी आती हैं, टाइमली डीपीपीज आती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। तो आपके बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपके साथ में मिलकर आपकी तैयारी करा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आपकी तैयारी में कोई भी कमी है या अभी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस बैच को परचेस करके अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बात। अभी आपको एग्जाम के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके लिए अलग अलग सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए भी और जीएनएम कोर्स के लिए भी डेडिकेटेड ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे। उन ग्रुप्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन लिंक्स के थ्रू आप जब ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे तो आपके टीचर्स आपके लिए जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम ग्रुप्स में डालते रहते हैं। तो आपको वो वहां से मिलती रहेगी। आपको अलग अलग सोर्सेज पे जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये तो हो गई आपकी सारी प्रिपरेशन की बात। आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अब आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपके कहीं भी नोट्स बने हुए हैं, अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अदर देन दैट आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आना चाहिए, वो इस लेसन को पढ़ने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आना चाहिए, एनसीईआरटी की रीडिंग एटलीस्ट करिए और कहीं शॉर्ट नोट्स हैं तो उनको रिवाइज करिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक फर्स्ट लेक्चर में थे, उसके बाद 21 से 40 तक की सेकंड लेक्चर में थे। तो आज हमारा तीसरा और लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। हाँ, और अगर आपको अभी तक इस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है या कोई क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम या हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई जरूर दे देगी। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो एनसीईआरटी में कुछ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन गिवन है। अभी तक तो आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए थे। सबसे पहले नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, आईयूडीज हैं, इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं और एक पिल्स गिवन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ऐसी पिल्स जिनके यूज के थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट किया जा सकता है उन्हें ही हम लोग ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोल सकते हैं। इसको ओसीपी भी बोलते हैं। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट रहता है वो प्रोजेस्टेरॉन या तो अकेला होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट भी करता है। तो इनका रोल होता है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको देख लेंगे, उसमें इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन हमें गिवन है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो कैसे काम करता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया है क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 42। प्रोजेस्टेरॉन पिल हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है मेथड ऑफ एक्शन, कैसे काम करती है। देखिए, ये जो ओसीपी है यानी जो पिल्स हैं, इनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या तो अकेला है या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है। तो जब एक्सेस अमाउंट में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बॉडी में होता है, जो फीमेल की बॉडी में एफएसएच है या एलएच है वो सप्रेस हो जाता है। इसको यहाँ लिखते चलेंगे अगर, तो प्रोजेस्टेरॉन जब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है बॉडी में तो एफएसएच और एलएच जो है ये दोनों सप्रेस रहते हैं। सप्रेस का मतलब इनके लेवल्स कम है। अच्छा, आपने ओव्यूलेशन में एक चीज पढ़ी है कि फीमेल्स की बॉडी में
ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ ओवम होता कब है? जब एलएच सर्ज होता है, जब बॉडी में एलएच बहुत ज्यादा होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ज्यादा होगा तभी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी। अब जब एलएच हार्मोन है नहीं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई है, तो क्या होता है, ओवरी से ओवा रिलीज ही नहीं होगा, तो यानी ओव्यूलेशन नहीं हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं ओव्यूलेशन ही नहीं होता। पिल्स का मेन एक्शन क्या है कि प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होता। सबसे बेसिक काम क्या रहता है, ओव्यूलेशन ही प्रिवेंट कर देते हैं, इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमें गिवन है ओवा फॉर्मेशन, तो ओवा फॉर्मेशन भी किसी किसी केस में प्रिवेंट कर देते हैं। तो मेन फंक्शन कैसे काम करती हैं, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप टिक करेंगे इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, ये रहता है मेन फंक्शन। किस तरीके से, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, ये आप एग्जाम में ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरॉन पिल्स का मतलब क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अभी हम लोग क्या है, एक डेडिकेटेड चैप्टर के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको भी सारी चीजें समझ में आ रही है। एग्जाम के टाइम पे हमें इन सबको दिमाग में खुद ही कनेक्ट करना होगा कि ये प्रोजेस्टेरॉन पिल्स अगर लिखी हुई है तो ये किस रिस्पेक्ट में, किस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ओवा फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना, स्पर्म की एंट्री ना होने देना, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना, एंडोमेट्रियम को पतला ही रहने देना, थिक नहीं होने देना, ये सब बात के स्टेप्स है। मेन काम जो होता है इसमें पूछा है नॉट अलाउइंग, तो ये ओवम का फॉर्मेशन रोक देती है क्योंकि ओवा फॉर्म नहीं होगा, जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है वो नहीं होने देंगी और ओवा को रिलीज नहीं होने देंगे। तो मेन फंक्शन आपको ध्यान रखना है इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में इसको काफी डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन आज भी आपके इसमें है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले से पता होगा। तो सहेली क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसका मेन चीज क्या है कि ये नॉन स्टेरॉइडल है। इसमें किसी भी, जैसे अभी आपने पढ़ा ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सहेली में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है हॉर्मोन्स का। ये किस पे काम करती है, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करती है यूट्रस के, तो वो तो अभी आपको नहीं पढ़ना। इसमें जो एक्टिव केमिकल है वो सेंट क्रोमन है, वो भी नहीं अभी आपको पढ़ना। आपको मेन चीजें ये ध्यान रखनी है कि ये नॉन स्टेरॉइडल है, यानी इसमें हॉर्मोन्स का कोई रोल नहीं है। वंस इन अ वीक पिल है, एक हफ्ते में एक बार खानी है। बाकी की जितनी भी ये पिल्स रहती है, तो जो ये पिल्स होती हैं इनकी 21 डेज की साइकिल होती है। जो मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट सेकंड डे होता है उसके बाद से इनको खाना स्टार्ट कर देना होता है, और फिर इनका 21 डेज का कोर्स होता है। फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद दोबारा से वो रिपीट होती है साइकिल। लेकिन ये जो सहेली है ये वंस इन अ वीक पिल है, नॉन स्टेरॉइडल है, हॉर्मोन्स का कोई काम नहीं है इसमें। फिर ये डेवलप कहाँ करी गई, ये CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, ये लखनऊ में डेवलप करी गई है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस जितने भी ऑप्शंस गिवन है हम इसके फंक्शंस ढूंढ लेते हैं, फिर हमको वही टिक करना है। यहाँ पे हम लिखते चलेंगे जो भी सही होगा। तो सबसे पहले डेवलप्ड CDRI, तो ये सही है। फिर कंटेन्स ए स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नहीं स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, स्टेरॉइड्स का मतलब होता है स्टेरॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ईस्ट्रोजन, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं है, इसमें क्या है, सेंट क्रोमन होता है। तो ये वाला हो गया गलत। फिर ये वंस इन अ वीक पिल है, बिल्कुल सही बात है, वंस इन अ वीक पिल है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, नहीं, इसके बिल्कुल ही नल साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स वैल्यू, बिल्कुल सही है। लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये गलत है। तो हमें जो जो सही मिले हम सबसे पहले खुद ही लिख लेते हैं। देखिए एग्जाम में भी अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो गलती कम होगी, इसमें ढूंढने जाएंगे ना तो आप यहाँ कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। तो फर्स्ट सही था, फर्स्ट के बाद में थर्ड सही था, उसके बाद में फिफ्थ सही था, और फिर सिक्स्थ सही था। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो हमको ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसको अपने कहीं शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो उसमें नोट जरूर कर लीजिएगा। और बाकी हमने इसको लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये रिवाइज हो ही गया, जितना मेन कॉन्सेप्ट था वो सारा यहाँ पे भी पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, मल्टीलोड डिवाइस कंटेन्स। अब मल्टीलोड आपने कहीं पे पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, उसके 3 एग्जांपल्स थे, CUT, CU7 और मल्टीलोड 375। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि क्या होता है इसमें, तो इसमें तो कॉपर होता है। पहला ऑप्शन है मैंगनीज, फिर है आयरन, फिर कॉपर, कैल्शियम। तो इसका सही ऑप्शन तो है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी। अभी अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मे बी आप मल्टी लोड से कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है या यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना रहता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं नोट्स है तो आपने सबसे पहले लिखा आईयूडी, फिर उसमें नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, लिपेज लूप हो गया, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज उसमें प्रोजेस्टासर्ट हो गया और LNG20 हो गया। उसके बाद में कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, तो ऐसे हमने लिख लिया कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। आईयूडीज क्या होती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करती हैं।
तो इसमें एक तो एनसीईआरटी में गिवन है CUT, एक गिवन है CU7 और एक गिवन है मल्टीलोड 375 जो आपके इस क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा रहता है। तो जो नॉन मेडिकेटेड होती हैं आईयूडीज वो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती हैं, जबकि जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं ये यूट्रस पे काम करती हैं, यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं और जितनी भी कंडीशंस हैं वो होस्टाइल कर देती हैं स्पर्म्स के लिए, वहां पे सर्वाइवल ना हो पाए। फिर जो कॉपर रिलीजिंग है ये काम करती है स्पर्म के ऊपर, तो ये स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती हैं, स्पर्म की मोटालिटी कम कर देती हैं। तो जैसे हमने, अगर आपके नोट्स हैं वहां पे आप ये लिख रहे हैं तो आपने इसको ऐसे लिखा और यहाँ पे आप दो इसके फंक्शंस भी लिख लीजिए, क्या कि सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, एक तो ये है फंक्शन, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन क्या है इनका, डिक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो CU7 मल्टीलोड 375 इनका जो मेन एक्शन रहता है ये रहता है स्पर्म्स के ऊपर, जबकि जो हार्मोन रिलीजिंग वाली हैं उनका मेन फंक्शन रहता है फीमेल्स में यूट्रस के ऊपर, यूट्रस की क्या कंडीशंस हैं और वहां पे केमिकल नेचर को कैसे चेंज करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। सबसे सेफ मेजर कौन सा है अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर रहे हैं, मतलब क्या है कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें इन्होंने बोला है कि सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें आपका रिजल्ट पक्का हो, तो ये होता है स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी में। क्यों, अब वो समझते हैं। देखिए रिदम मेथड क्या होता है, रिदम मेथड का मतलब होता है अवॉइडिंग कॉइटस ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड। अब फर्टाइल पीरियड कब होता है, 10 से लेके 18th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल। तो जो 10 से 18वां दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसमें कॉइटस को अवॉइड करते हैं, जिससे फिजिकली स्पर्म की मीटिंग ओवम से हो ही ना पाए बॉडी में। जब इजैकुलेशन ही नहीं होगा तो उन दोनों की फर्टिलाइजेशन की नहीं होगी और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये तो एक नेचुरल मेथड है, इसको यहाँ लिखते चलते हैं। रिदम मेथड आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड, और एनसीईआरटी में किस नाम से गिवन है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। कितने पीरियड में, फर्टाइल पीरियड में अवॉइडिंग कॉइटस। फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है, अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम, तो ये फिजिकली मीट करने से बचा देते हैं। और टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ये तो एमटीपी में आ जाता है, तो ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ये कब होता है, जब फीटस में कोई प्रॉब्लम हो या फिर जो मदर है वो अनवांटेड सिचुएशंस में प्रेगनेंसी हो और उसको अबॉर्ट करना चाहे, तो इसका कोई लेना देना नहीं। अब स्टरलाइजेशन में क्या होता है, स्टरलाइजेशन में अगर वैसेक्टोमी है, मेल्स में है तो वास डिफरेंस को टाई एंड कट कर दिया जाएगा, फीमेल्स में है तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसको टाई एंड कट कर दिया जाएगा। तो उससे होगा क्या, बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन तो होगा लेकिन मेल्स में सीमेन में स्पर्म नहीं आएगा और फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब है उसके आगे यूट्रस तक की भी नहीं पहुंचेगा ओवम। तो अल्टीमेटली होगा ये कि जब स्पर्म नहीं है सीमन में, तो अगर सीमन आता भी है फीमेल की बॉडी में तो उसको वहां पर ओवम भी नहीं मिलेगा। तो ये लाइफ लॉन्ग टेक्निक है फॉर यूजिंग बर्थ कंट्रोल, ये इरिवर्सिबल होती है इसलिए ये सेफेस्ट है, क्योंकि इसके बाद में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें गैमेट्स ही नहीं है। जब गैमेट्स ही नहीं है तो फिर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये सब तो रह ही नहीं गया ना, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल है और इसीलिए ये सेफेस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफेस्ट फॉर बर्थ कंट्रोल, तो स्टरलाइजेशन टेक्निक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। अब आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से आई है लाइन। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मतलब सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव है इंडिया में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो जो इंडियन फीमेल्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं आईयूडीज को, और इसका मेन यूज क्या होता है, फॉर स्पेसिंग चिल्ड्रन, मतलब जो दो बच्चे हैं उनके बीच में जितने साल का गैप रखना है मदर को या एक कपल को, उसके लिए आईयूडीज को यूज किया जाता है। तो हमें एग्जाम्पल में वही, इन ऑप्शंस में वही ढूंढ लेना है। सबसे पहले गिवन है सर्वाइकल कैप्स, नहीं। ट्यूबेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है। डियाफ्राग्राम्स, नहीं, ये भी बैरियर मेथड में आता है। आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आई होप अभी तक आप ये सारे जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनको कहीं लिखकर लर्न करते हुए चल रहे होंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें हमसे बोल रहे हैं फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे वही है जो पहले, ऐसा एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें चांसेस
बिल्कुल ही लो हैं फेल हो जाने के। यानी बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिनमें सब कुछ करने के बाद में भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है और प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा मेथड जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हैं ही नहीं, वो कौन सा है? स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, यानी कि वास्कुलेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी। तो हमें सबसे पहले तो ऐसा ढूंढना ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें गिवन है। बाकी के जितने भी हमें गिवन है, इम्प्लांटेशन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इम्प्लांटेशन का मतलब ही है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। इसमें क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये भी नेचुरल मेथड में आ जाता है। तो नेचुरल मेथड्स में आपने पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशनल एमेनोरिया पढ़ा, ये बैरियर मेथड में आ जाता है। तो इसमें फिजिकली मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म को प्रिवेंट करते हैं, जबकि लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी किसी फीमेल में पार्चुरेशन की प्रोसेस हुई, यानी चाइल्ड बर्थ के 6 मंथ तक की अगर वो एक्सक्लूसिवली मिल्क फीड करा रही है चाइल्ड को, तो उसकी बॉडी में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से बाकी के जो हार्मोन्स हैं एफएसएच, एलएच, इनका लेवल कम रहता है। तो ओव्यूलेशन नहीं होता, फिर अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो वहां पे कॉइटस के बाद में भी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी निल रहते हैं। लेकिन ये फुल प्रूफ मेथड नहीं होता, इसमें तो चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं फेल होने के। इम्प्लांटेशन तो प्रॉपर बोल ही दिया। बैरियर मेथड्स में भी अगर यूजेज में डिफिकल्टी है या सही तरीके से यूज नहीं किए जाए तो चांसेस हैं प्रेगनेंसी के। लेकिन स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नो गैमेट्स ट्रांसपोर्टेड, जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है। अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एम्पिलरी रीजन में होती है, तो पहले ही उनको फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया गया, तो ओवेरी से फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा ही नहीं होगा। सिमिलरली मेल्स में जब वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है तो सीमन में नहीं पहुंचता है स्पर्म, इसलिए ये फुल प्रूफ मेथड है। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है स्टरलाइजेशन टेक्निक का। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वास्कुलेक्टॉमी। तो आज के लेक्चर में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के ऊपर ही हैं। तो अभी तक हमने स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में काफी बार ये चीज पढ़ ली है कि मेल्स में होती है। सबसे पहले तो वास्कुलेक्टॉमी किस में है? मेल्स में। तो इसको यहीं पे लिख देते हैं एरो बना के, ये किस में हो रही है? मेल्स में। स्टरलाइजेशन टेक्निक्स है मेल्स में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? वास डिफरेंस को टाई करके कट कर दिया जाता है। तो इससे होगा क्या? स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा क्या? ऐसा है, नहीं, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस, ये बिल्कुल गलत है। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में, क्योंकि टेस्टिस से तो कोई लेना देना नहीं है ना। सबसे पहले मेल्स में टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स, उसके बाद में रेटे टेस्टिस के थ्रू ये जाते हैं वास डिफरेंशिया में। वास डिफरेंशिया से ये जाते हैं एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन के लिए, और वहां से जाते हैं वास डिफरेंस में। उसके आगे ये जाएंगे जो आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट बन रही है उसमें, और वहां से सीमन बन जाता है जाके, और अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू मेल पेनिस से इजैक्यूलेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन जब हमने यहीं पे वास डिफरेंस को ही टाई एंड कट कर दिया, यही मेन चीज ही है कि इसी को टाई एंड कट, यहाँ पे जगह नहीं है एक्चुअली लिखने की, देखते हैं इसको ट्राई करते हैं अगर लिख सकते हैं हम लोग। वास डिफरेंस टाइड एंड कट। तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो वास डिफरेंस को कट कर दिया, तो गैमेट फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, इट प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ सीमन, सीमन होगा लेकिन सीमन विदाउट स्पर्म्स होगा, इसको भी लिख देंगे यहाँ पे, सीमन विदाउट स्पर्म्स, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन होगा, इसको भी यही नोट कर देते हैं। ये अगर आप वासेक्टॉमी के नोट्स बना रहे होंगे तो वहां लिख सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन। अच्छा, गैमेट है क्या मेल्स में? स्पर्म, उसका फॉर्मेशन होगा, ये तो है। इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि हमने वास डिफरेंस को कट कर दिया है। इट प्रिवेंट्स द मेन फ्रॉम हैविंग एन इरेक्शन, नहीं, इरेक्शन में किसका रोल होता है? जो ब्लड वेसल्स हैं जिनसे पेनिस बना हुआ, जो टिश्यूज हैं, उनमें जब ब्लड फ्लो होता है तब इरेक्शन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो मेन कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं कि वास डिफरेंस कट एंड टाइड। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, स्टरलाइजेशन टेक्निक मेल्स में कैसे काम करती है ये। अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस लेक्चर में अगर आए या फिर आपके एग्जाम में, तो इसके अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट, सबसे पहले इसको मार्क कर लेंगे, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं हमसे रिगार्डिंग एमटीपी या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें से गलत है इससे रिलेटेड। दीज हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, दीज हेल्प इन अबॉर्टिंग द प्रेगनेंसीज व्हिच मे बी हार्मफुल टू ईदर मदर और फीटस और बोथ, दीज कंट्रीब्यूट इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ऐसा नहीं है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचने के लिए एमटीपी का यूज किया जाता है, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बचाने के लिए जब कपल को नहीं चाहिए कि वो प्रेगनेंसी हो वहां पे, तो उन केसेस में वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का यूज करते हैं। लेकिन एमटीपी का यूज तब किया जाता है जब इम्प्लांटेशन हो गई है, प्रेगनेंसी अभी हो गई है स्टार्ट, लेकिन जो फीटस है उसके आगे डेवलपमेंट से या फिर उसके बर्थ के बाद में या तो उसको खुद ही को जो चाइल्ड है उसको ही प्रॉब्लम होगी या फिर मदर के लिए वो हार्मफुल है। ऐसी सिचुएशन में मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रेगनेंसी को। बाकी इसको डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैच ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस विद इट्स पैथोजन, यानी हमसे वो कह रहे हैं एसटीडी का पैथोजन बताना है। तो हमने लास्ट लेक्चर के सेकंड क्वेश्चन में बहुत डिटेल में सारे पैथोजन्स को पढ़ा था जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है डिसीजेस, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी प्रोटोजोअल है, कौन सी वायरल है। सारी डिसीजेस के जितने भी कॉजेटिव ये पैथोजन्स हैं उनको भी पढ़ा था, और वो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, क्या है, ये सब भी पढ़ लिया था। तो अगर आपको एक कोई भी नहीं आता है तो आप एक बार जाके लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। बाकी अभी इसके लेक्चर के लिए हम लोग देख सकते हैं साइफिलिस में हमको बोला है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, बिल्कुल सही आंसर है, यही होता है इसका पॉजिटिव पैथोजन। बाकी गोनोरिया में एंटामीबा हिस्टोलिटिका नहीं, गोनोरिया में होता है निजेरिया गोनोरिया। यूरेथ्राइटिस में ये भी नहीं होता, और सॉफ्ट सोर में बैसिलस ब्रेविस या बैसिलस एंथ्रेसिस ये नहीं होता। तो ये सारे तो आपके कोर्स में गिवन भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हैं। एनसीईआरटी में देखिए कौन कौन से गिवन है, गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया होता है बैक्टीरियल डिसीज, साइफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलिडियम ये भी बैक्टीरियल में आ गई। इसके अलावा कैंक्रोइड और ट्रिकोमोनासिस गिवन है। ट्रिकोमोनासिस में ट्रिकोमोनास विजाइनलिस ये प्रोटोजोअल है, इसको ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी एचआईवी गिवन है, मतलब एड्स एचआईवी से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है, जेनेटिक वार्ड्स है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये सारी चीजें तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। एक बार उस लेक्चर से आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको लिख दिया। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ अ इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन के सेंस में भी, मेंटली, फिजिकली, सोशली और बिहेवियर, इसमें भी कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं हो। तो हेल्दी बेबी, तो ये तो एक उसका एक क्या बोलेंगे कि आपको फायदा उसका मिल जाएगा। हेल्दी बेबी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर ध्यान रखा जाए तो ये मेन ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ना, ये तो एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। फ्रीक्वेंट कॉइटस नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्गर लाइफ टाइम ये भी नहीं है। ओवरऑल लॉन्गर लाइफ टाइम तभी होगा जब आप डिसीजेस को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फंक्शंस, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो यही था कि इससे रेफर करते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बोलने का, कि जो एक इंडिविजुअल है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन वो नॉर्मली वर्क करते रहे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ऐसी डिजीज उनके थ्रू आगे ना बढ़ती चली जाए, और वो फंक्शन भी नॉर्मली करें जिससे कि अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट मोड्स हैव नॉट बीन यूज्ड बाय द एजेंसीज टू जनरेट अवेयरनेस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडिया अमंग द फर्स्ट कंट्रीज में से एक है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अवेयरनेस दिखाई। हमारी कंट्री में आजादी के जस्ट 4 साल बाद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिया गया था 1951 में। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया, फिर उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए, धीरे धीरे आरसीएस से रिलेटेड प्रोग्राम्स आने लगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना आम जनता तक, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मीन्स का यूज किया, ऑडियो वीडियो विजुअल्स का यूज किया, न्यूज़पेपर का यूज किया, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू बचाया गया। अब हमें बताना कौन सा है जो नहीं यूज किया गया है, नॉट बीन यूज्ड। मेरा सजेशन हमेशा ही रहता है एग्जाम में इनकरेक्ट, फॉल्स, नॉट ऐसे वर्ड्स हो तो इनको सबसे पहले जाके मार्क कर लेना, जिससे हमें नहीं भूले ना, क्वेश्चन सही से करें। तो रेडियो यूज किया गया था, रेडियो तो यूज किया गया था, न्यूज़पेपर भी यूज किया गया था, प्रोटेस्ट, टेलीविजन, टेलीविजन भी यूज किया गया था। टेलीविजन पे भी आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को लेके, और जो गवर्नमेंट एड्स बनाती है वो तो आते ही हैं। बाकी इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में भी निकलते रहते हैं, और ऑडियो वीडियो विजुअल्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू भी प्रोटेस्ट नहीं किए गए हैं।
प्रोटेस्ट मतलब धरना तो नहीं दिया गया ना इस चीज को लेकर, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही पूछा है यहाँ पे, फॉर डिलीवरिंग सेक्स एजुकेशन एट स्कूल्स। तो स्कूल्स में क्यों ये नॉलेज पहुंचाई जा रही है, इससे रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। कई बार जब ये सब चीजें हमें हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जा रही होती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि हमें ये क्यों बताया जा रहा है, इस सब का क्या यूज है, या फिर कई बार एज अ सोसाइटी भी हम सबके बीच में एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि इन चीजों को एज अ टैबू बना के हम लोग इन पर कभी भी बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स यानी गलत धारणाएं, मिसकॉन्सेप्शंस आगे बढ़ते हैं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बहुत ही अर्ली, जो हमारी यंग एज होती है, एडोलेसेंट एज होती है, उसी में इन सब चीजों की जानकारी स्कूल्स के थ्रू बच्चों में पहुंचा रहा है, जिससे वो किसी भी गलत पहले तो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से बचें, और अगर वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसते भी हैं तो उनको ये पता हो कि क्या सही तरीका है आगे जाने का, जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो अल्टीमेटली एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हो, और हमारी सोसाइटी में इन सब चीजों को लेके एक टैबू खत्म हो और हम इजिली इन सब पे बात कर सकें, जिससे जो फाइनल एम है एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का वो एक कंप्लीट हो। तो हमसे पूछा था कि रीजन इसका सही है क्या, तो डिस्करेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी का अगर ये पैराग्राफ पेज नंबर 2 पे है इस चैप्टर के, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको और इसकी चीज को लेके कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स में ही क्यों है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आपको बनेगी। बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इनकरेजिंग राइज इन पॉपुलेशन, नहीं, राइज इन पॉपुलेशन तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, उल्टा डिक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर जो भी पॉपुलेशन है वो बैलेंस्ड रहे, ओवर पॉपुलेशन से बचाए, ये सब ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सॉल्विंग द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग प्रमोट मिथ्स नहीं है, मिथ्स को प्रमोट नहीं करते हैं, इनको हटाना। बहुत सारे गलत मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्शन को लेके या फिर सेक्स एजुकेशन को लेके, तो उनको दूर करना ही इन प्रोग्राम्स का है, सेक्स एजुकेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो सहेली, इसके बारे में हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया, बाकी हम लोग लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन हमें आता ही होगा। सहेली वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट्स एट डैश इन इंडिया। तो इंडिया में कहाँ बनी थी भाई, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, वहां बनी थी। सबसे पहले हमें गिवन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में नहीं बनी थी, ये CDRI में बनी थी। तो यहाँ पे आप फिल कर लीजिए CDRI, जिससे आपको शॉर्ट फॉर्म याद रहा है। कई बार मैंने पहले लेक्चर्स में बोला और अभी भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं इस चैप्टर में, और अपने नोट्स में कहीं ना कहीं एक टेबल बना के उनको नोट कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे पता चलेगा कि जो फीटस डेवलपमेंट हो रहा है जिसका, वो मेल है फीमेल, तो ये एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस के थ्रू पता चल जाता है। तो पहले ऑप्शन में गिवन है एमनियोसेंटेसिस। अगर ये आपको बिल्कुल नहीं आती, आप लेक्चर नंबर 1 में जा सकते हैं। ब्रीफ नोट पे समझने के लिए, जो भी एक फीटस डेवलप हो रही है, अगर ये एक फीटस है, हम इसे एज अ फीटस समझे, तो उसके आसपास एमनियोटिक फ्लूइड रहता है फीमेल की बॉडी में। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है, उस फ्लूइड में कुछ स्किन सेल्स ऑफ द फीटस रहते हैं, तो उन सेल्स को निकाल के हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड का एक सैंपल ले लेते हैं। उसमें जो सेल्स आते हैं, उन सेल्स में जो उसका क्रोमोसोम्स हैं, उनको एक बार एनालाइज किया जाता है। तो क्रोमोसोम्स का क्या सेट होता है, ह्यूमन बीइंग्स डिप्लॉयड है, हमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं। तो वो तो ऑटोसोम्स तो हो गए नॉर्मल, तो उनको चेक किया जाता है कि कोई भी क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जिससे अगर वो पहले तो फीटस सर्वाइव ही ना कर पाया, इन केस वो सर्वाइव कर जाए, तो वो जो बच्चा होगा, जो बाद में कपल का जो चाइल्ड होगा, उसको इन फ्यूचर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होगी जिसका कोई इलाज ना हो, या उसको पूरी लाइफ सफर करना पड़े, या फिर मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे या डेवलपमेंट के टाइम पे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऐसी प्रेगनेंसीज को मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसलिए एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस है मेनली क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए। अच्छा, तो ये तो अभी हमने बात करी कि 22 क्रोमोसोम्स, इसके साथ में एक और जो पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स है, उनको भी एनालाइज किया जाता है इन्हीं डिसऑर्डर्स को चेक करने। तो उनके थ्रू पता चल जाएगा कि सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन से हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में भी ऐसे कौन से हैं जो मेल और फीमेल स्पेसिफिक वाले हैं। तो जब ये सब चेक कर रहे होते हैं, तभी पता चल जाता है कि फीटस में XX कॉम्बिनेशन है या फिर XY कॉम्बिनेशन है। तो अगर XX होगा तो वो फीमेल होगी, और XY होगा तो वो मेल होगा। तो इससे पता चल जाता है भाई कि वो लड़का है या लड़की है फीटस में। तो कई लोग इसका मिसयूज कर लेते हैं एमनियोसेंटेसिस का। अगर उनको पता चल जाता है कि वो फीमेल फीटस है, तो वो उसको फीमेल फर्टिसाइड यानी उसको मरवा देते हैं, मेडिकली टर्मिनेट कराते हैं। अभी ये इंडिया में इलीगल है, तो कोई ऐसा करता है तो ऑब्वियसली उसको जेल हो जाएगी। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इन सब चीजों को लेके। तो इसका मेन यूज क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करना।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करना, और इसका मिसयूज क्या है, फीमेल फिटिसाइड के लिए। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे बोला इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ लो स्पर्म काउंट, मतलब मेल जो इजैक्यूलेशन कर रहा है, इंसेमिनेशन कर रहा है, उसमें स्पर्म्स का नंबर कम है। यहाँ लिख देते हैं स्पर्म्स, नंबर ऑफ स्पर्म्स, एक्चुअली नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक यूज करी जाएगी जिससे फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनफर्टिलिटी कब होती है, जब फीमेल्स में जब एक कपल के लिए 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद में भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसके लिए कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिसमें आपके एनसीईआरटी में किस नाम से गिवन है, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के नाम से गिवन है। तो उसमें बहुत सारी गिवन है आपको, इन वीवो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिफ्ट है, गिफ्ट है, और ICSI है, IUT है, IUI है। तो ये सारी चीजें अगर आपने शॉर्ट फॉर्म्स नोट कर रखे होंगे तो सब समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही है तो कहीं पे नोट कर लीजिए। पिछले लेक्चर्स में हमने अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू इन सब टेक्निक्स पे कहीं ना कहीं बात कर रखी है। बाकी अभी लेक्चर के एंड में भी एक बार ट्राई करते हैं इसको समराइज करने का। तो अगर स्पर्म काउंट कम है मेल के इजैक्यूलेशन में तो क्या करेंगे, फीमेल नॉर्मल है, मेल के सीमन में स्पर्म काउंट कम है, तो क्या करना चाहिए, ऐसा सीमन को डायरेक्टली विजाइना में इंसेमिनेट कर देना चाहिए जिसमें स्पर्म काउंट हो अच्छा खासा। तो इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेना है, पहला ही ऑप्शन गिवन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको टिक कर देंगे। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या होता है, ये तो एम्ब्रियो ट्रांसफर का मेथड होता है। जब भी कोई एम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल्स 8 से ज्यादा हैं तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये तो वो चीज है। फिर गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर, तो ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में गिवन है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं एक ओवम को, उनकी बॉडी में डायरेक्टली गैमीट का ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर बाकी की सारी प्रोसेस उनमें नॉर्मली होती है। तो वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पे। वैसेक्टोमी के लिए क्या इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी। तो वासेक्टोमी तो बहुत बार पढ़ ली है, अभी हमें समझ में आ जाएगा। वास डिफरेंस इज कट एंड टाइट, सही है। नो स्पर्म अकर्स इन द सेमाइनल फ्लूइड, ये भी सही है। सेमाइनल फ्लूइड में नहीं होगा, सीमन में नहीं होगा कोई भी स्पर्म, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होगा। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है, बिल्कुल सही बात है। इसमें चांसेस ऑफ रिवर्सिंग बिल्कुल कम है क्योंकि बॉडी के अंदर वास डिफरेंस को टाई एंड कट कर दिया गया है। नो स्पर्म्स अकर इन द एपिडिडाइमिस, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि स्पर्म बन रहे हैं, बनेंगे, फिर रेटिटेस्टिस में जाएंगे, वहां से एपिडिडाइमिस में जाएंगे, वहां से वास डिफरेंस तक भी जाएंगे, लेकिन उसके आगे नहीं पहुंचेंगे। तो एपिडिडाइमिस में तो होंगे, वहां पे तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स हो रहा है ना, टेस्टिस में बनेंगे, एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन भी होगा, पर उसके आगे नहीं पहुंचेंगे। वास डिफरेंस को कट करके वहां पे टाइप कर दिया गया है, तो वहां से सीमन में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बोला है एम्ब्रियो विद मोर देन, ये वर्ड पे ध्यान रखना है, 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड इन ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या है, लैब में। तो जो मेल का स्पर्म था और फीमेल का ओवम था उसको लैब में उनकी दोनों को मीटिंग करा दी, यानी फर्टिलाइजेशन करा दिया। अब इसके बाद में जो एम्ब्रियो बना या जाइगोट उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इसके 2 टेक्निक्स होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया है ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी लैब में फर्टिलाइजेशन कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस, इसको एनसीईआरटी में गिवन है कैसे, ईटी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर ही 2 तरीके से हो सकता है, इसको लिख लेते हैं ईटी में, अगर लेस देन 8 सेल्स हैं, किसमें, जाइगोट में, या फिर अर्ली एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, अर्ली एम्ब्रियो जाइगोट में लेस देन 8 सेल्स हैं तो इसको बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा अगर इसमें अदर देन दैट मोर देन 8 सेल्स हैं, सेल्स कौन से होते हैं भाई एम्ब्रियो में, ब्लास्टोमियर्स होते हैं। एम्ब्रियो में बात कर रहे हैं, मोर देन 8 सेल्स इन एम्ब्रियो, तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगर 16 सेल्स हैं जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला, तो ऐसी एम्ब्रियो को कहाँ पे इम्प्लांट, इसको डायरेक्टली इम्प्लांट कर देंगे यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्टली पूछा था कि कहाँ पे इसको
इम्प्लांट करेंगे। अगर एम्ब्रियो में 16 ब्लास्टोमियर्स हैं तो उसको एम्ब्रियो को डायरेक्टली यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे 8 से कम होते हैं तो उसको फेलोपियन ट्यूब में भेजते हैं और उस प्रोसेस को ZIFT बोलते हैं। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे बोला है ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो वेसेक्टोमी तो बहुत बार पढ़ लिया, अब ट्यूबेक्टोमी क्या होगा, इसमें ओवम फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। जैसे हमने बोला कि किसी भी स्टरलाइजेशन टेक्निक में गैमीट फॉर्मेशन तो होता है, तो ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो ओवा कहाँ बनता है, ओवेरी में। तो ओवेरी में ओवम बना, उसके बनने के बाद वो कहाँ जाता है, फिम्ब्रे उसको कलेक्ट करती है, फेलोपियन ट्यूब में ले जाती है। फेलोपियन ट्यूब में वो जाता है एम्ब्यूलरी रीजन में जहाँ पे स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब फेलोपियन ट्यूब्स को ही कट कर दिया जाता है, वहां पे टाई किया और उसको कट कर दिया, तो वो ओवम आगे नहीं पहुंचता। तो अगर इन केस स्पर्म आता भी है तो फिजिकली मीटिंग नहीं हो पाएगी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन स्टरलाइजेशन में आता है और इसकी भी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक, तो ये किसमें है, ये जैसे हमने वासेक्टोमी में लिखा था ये फीमेल्स में है, और इसमें करते क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स को टाई एंड कट कर देते हैं। बाय द वे आपके इन ऑप्शंस में भी लिखा होगा, पढ़ लेते हैं। तो हमसे यही पूछा ही है कि है कैसी टेक्निक। तो यूट्रस रिमूव करते हैं सर्जिकली नहीं, लेकिन यूट्रस के रिमूवल को बोलते क्या है, हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, यूट्रस को जब रिमूव कर दिया जाता है, कब रिमूव किया जाता है, जब पार्चुरेशन के बाद में बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है तो यूट्रस को भी रिमूव कर दिया जाता है, या फिर यूट्रस में कैंसर डेवलपमेंट हो, सिस्ट डेवलपमेंट हो, तब रिमूव कर दिया जाता है। ओवेरी में डेवलपमेंट होता है तो ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है। बाकी यूट्रस अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है पार्चुरेशन के बाद तो उसको रिमूव करने को हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। तो अभी तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। तो ये सही है, फेलोपियन ट्यूब के कुछ पार्ट को टाई करके उसको कट कर दिया जाता है, यही ट्यूबेक्टोमी की टेक्निक है। फिर इसमें एक गिवन है ट्यूब्स आर इंसर्टेड इन द यूट्रस, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। ओवरीज आर रिमूव्ड, ओवरीज आर रिमूव, तो ये भी नहीं है। ओवरी के रिमूव को ओवरिएक्टोमी बोलते हैं, और ये भी उसी सिचुएशन में है जब ओवेरियन कैंसर बन रहा हो या फिर सिस्ट डेवलपमेंट हो ओवरी में। ठीक है, आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे इस लेक्चर के। लास्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड in a developing fetus by amniocentesis। तो amniocentesis से क्या पता नहीं चलता है, पता चलता क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता कर लिया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता कर लिया जाता है। तो इसके अलावा कुछ होंगे तो वो नहीं पता किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे सेक्स तो फीटस पता कर लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम्स को ही तो एनालाइज कर रहे हैं ना। तो हम ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू XX या XY को पता करके मेल या फीमेल बता सकते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये दोनों क्रोमोसोमल सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में गिवन है। जॉइंटिस क्या है, बॉडी से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, इसको नहीं पता किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग एक पेज ऐड करके यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जिन स्टूडेंट्स को केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी और उनको इस सेगमेंट में कोई डाउट नहीं है तो वो ये लेक्चर यहाँ पे बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाली टेक्निक समझनी है तो आप 2 मिनट और देके इसको भी समझ सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब इन लैब स्पर्म एंड ओवम की फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, लैब में हो, और इसके बाद में होता क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये तो अभी हमने पहले भी पढ़ लिया, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में आपको एनसीईआरटी में 2 टेक्निक्स गिवन है, एक ZIFT, एक IUT। ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, 8 से कम ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, इसको ऐसे लिखेंगे लेस देन 8 सेल्स, तो जाइगोट को भेजेंगे कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। और IUT में मोर देन 8 सेल्स हैं तो कहाँ भेजेंगे, यूट्रस में भेजेंगे। तो ये तो आपकी सबसे पहले गिवन है। इसके बाद में एक टेक्निक गिवन है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। कोई ऐसी फीमेल है जिसकी बॉडी में ओवम नहीं बन रहा है तो ओवम का ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, तो इसमें बॉडी में ही होगी फर्टिलाइजेशन, सिर्फ वो गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है फीमेल, बाकी उसकी बॉडी में सारी कंडीशंस हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया। अभी थर्ड टेक्निक पढ़ेंगे। थर्ड टेक्निक में आपको गिवन है ICSI। ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ऐसा अगर एक हमने ओवम निकाल लिया है,
फीमेल की बॉडी से, और मेल की बॉडी में से स्पर्म ले लिया और उसको लैब में इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली ओवम में ही इंजेक्ट कर दे रहे हैं स्पर्म को, तो तब बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म का डायरेक्टली इंजेक्ट कर देना, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। तो ये सारे फुल फॉर्म से ही कॉन्सेप्ट्स निकल आते हैं, तो बहुत टफ नहीं होगा आपको लर्न करने के लिए। हम लोग उसको बहुत जल्दी 2 मिनट में रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे रिवाइज करने से ये होगा, आपका ये पूरा चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि हम इस वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में टेक्निक्स के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे यहाँ पे, तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ओवरऑल हमने अभी तक फर्स्ट जो ये तीनों अभी जितनी भी पढ़ी है, ये तीनों, इन पे तो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन आए हैं 1 बाय 1, बस एक बार सारी एक साथ पढ़नी थी तो वो हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं। बाकी ये जो ICSI टेक्निक है, ये इन विट्रो में ही काउंट होती है, क्योंकि इसमें लैब में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओवम और स्पर्म का। स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के अंदर इंजेक्ट कर देना है। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, इसमें लास्ट में टेक्निक गिवन है जिसमें जो मेल पार्टनर है वो या तो इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि सीमन का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, या फिर जो इजैकुलेशन है, जो इजैकुलेशन मतलब जो भी सीमन आ रहा है उस पर उसमें स्पर्म काउंट बहुत लो है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली सीमन का ट्रांसफर फीमेल की बॉडी में, तो इसमें इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगी, फीमेल की बॉडी में ही होगी। तो अगर किसी किसी केस में क्या होता है, डायरेक्टली यूट्रस में ही इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है सीमन को, तो उसको बोलते हैं IUI, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, तो यानी विद इन द यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन, इसको बात सही से लिख लेते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी डायरेक्टली यूट्रस में या फिर विजाइना में सीमेन का ट्रांसफर, इसको बोल देंगे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये IUI क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी NCERT में IUT भी गिवन है यहाँ पे, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर किसका कर रहे होते हैं हम लोग, जाइगोट या एम्ब्रियो का। तो जाइगोट तो 8 सेल से कम वाला होगा फिलोपियन ट्यूब में, तो एम्ब्रियो का जब ट्रांसफर कर रहे हैं तब IUT है, जब सीमन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो IUI है। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स क्या थे? तो NCERT के अकॉर्डिंग इसमें 5 मेन चीजें थी। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया कि इंडिया में कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए। उसके बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल, कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन थी 2000 में, अभी क्या है, इंडिया की क्या पॉपुलेशन थी, इंडिया की अभी क्या पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें। फिर 3rd नंबर पे हमने पढ़ा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो समझे। फिर हमने पढ़ी STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर वेनरल डिजीजेस, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। और लास्ट में इनफर्टिलिटी का, यही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये सारा पढ़ना था। तो ये 5 मेन चीजें हैं। अगर आप हर चैप्टर के लास्ट में ऐसे करके समराइज करेंगे कि हमने मेन क्या चीजें पढ़ी, तो सारे चैप्टर्स का एक आपने दिमाग में सेट रखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजी हो जाएगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा इस लेक्चर से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। पर अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट्स में उसको लिख सकते हैं। व्हाइल टीचिंग टू आई ऑलवेज टेक केयर कि आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो जो छूट जाए। जैसे कि अभी भी ये लास्ट वाली टेक्निक्स हमारे क्वेश्चंस के थ्रू मुझे लग रहा था रिवाइज नहीं हुई, तो हमने उसको लास्ट में समझा। तो ऐसे ही कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम उसको इजिली डिस्कस कर लेंगे, या फिर हम उसको आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई जरूर कर देंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से करने के लिए आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल ऐप पे हमारे पेड बैचेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जाम से रिलेटेड आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का नाम है टारगेट गुरुकुल। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मेरा नाम है वर्षा भारद्वाज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कि अपने सारे लेक्चर्स को कवर कर लीजिए, कोर्स को पढ़ते चलिए, एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी रखिए, एंड आई होप आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। Thanks for watching this video and stay tuned for more such videos. Varsha Bharadwaj signing off.